जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो जैसा कि आप सबको पता है, हमारा जो लेसन चल रहा है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा में, वो है भारतीय विचारक। तो पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था विवेकानंद जी को। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी के विचारों को। ठीक, तो चलिए फिर से वही कहता हूँ कि अगर आपको राइटिंग अच्छी ना लगे तो प्लीज़ ध्यान मत दीजिएगा, राइटिंग थोड़ी ख़राब है। आप मैं जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए और अपने अनुसार उसको समझने की कोशिश करिए। ठीक, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और लाइक जल्दी से कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। ठीक, तो सबसे पहले हम जानते हैं जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं ये एक प्रगतिवादी हैं। क्या है प्रगतिवादी? और इनका जन्म जो हुआ है वो कब हुआ था? 6 मार्च 1861 को कलकत्ता में हुआ था। और इनके पिताजी का नाम क्या है? महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। और जो इनके पिताजी हैं ना, वो महान दार्शनिक एवं सामाजिक नेता थे। ठीक, और इनकी मृत्यु हुई थी 1941 में। पिता का प्रभाव बालक टैगोर पर भी पड़ा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो हुई घर पर हुई थी। ठीक, इन्होंने प्रारंभिक अवस्था में ही हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला, चित्रकला पर प्रवीणता प्राप्त कर ली थी, है ना। मतलब बचपन से ही एकदम टैलेंटेड थे। अब सेकंड यहाँ पे पॉइंट्स है कि टैगोर मैकाले पद्धति के विद्यालय के घोर विरोधी थे। ठीक, यह उनके लिए जेल के समान था। उन्होंने स्वाध्याय से ही वेद उपनिषद का भी ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि 1910 में गीतांजलि की रचना की। ये आपको ध्यान में रखना है कि 1910 में गीतांजलि की रचना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की। और इन्हीं ग्रंथ के अंग्रेजी अनुवाद के लिए उन्हें 1913 में नोबेल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। ठीक, तो ये सब ध्यान एक एक नंबर में पूछे जाने की संभावना रहती है ऐसे प्रश्नों की, तो आप याद रखिए। इनकी कुछ रचनाएं हैं, इनको भी आप ध्यान में रखिए। जैसे गीतांजलि बहुत ही फेमस है, इसको तो आप याद ही रखिए। उत्सवर दिन, पूर्व पश्चिम, ठीक है, शिक्षा हेर फेर, और कुछ निबंध भी इन्होंने लिखे हैं। और जैसे धर्म, शांति निकेतन, शिक्षावधि, स्त्री शिक्षा और माई स्कूल। तो ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। इन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय में 1913 में डीलिट की ऑनरेरी उपाधि से विभूषित किया। भारत सरकार ने 1915 में नाइट की उपाधि दी। ठीक, तो 1915 में भारत सरकार का मतलब ब्रिटेन की सरकार से था। ठीक, क्योंकि भारत तो जो अपना 1947 में आज़ाद हुआ है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या था? उसमें भारत में जिसकी सरकार थी उससे मतलब है। अब यहाँ पे कुछ नोट में लिखा है, इसको पढ़ लेते हैं कि भाई प्रकृतिवादी के रूप में वे प्रकृति को शिक्षा का सशक्त माध्यम व स्थान मानते थे। अगर आदर्शवादी के रूप में इनके विचारों को जाने तो वे परम सत्य ईश्वर पर विश्वास करते थे। मानवतावादी के रूप में मानव की वास्तविकता और सत्य भी है। ठीक, मानव ही वास्तविकता और सत्य भी है। तो ये उनकी कुछ बातें हैं। तो इनमें से एक एक नंबर में जो बन सकते हैं उनको आप ज़रूर याद रखिए। बाकी ये सब पढ़ के समझ लीजिए। ठीक है, कि इनमें से कुछ चीज़ें पेपर में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। एक एक नंबर वाले जो प्रश्न आपको लगते हैं आ सकते हैं, तो उनको आप याद करिए। जैसे रचनाएँ हो गई, नोबेल प्राइज़ कब मिला, उनका जन्म कहाँ पे हुआ, पापा का नाम क्या था, मृत्यु कब हुई, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखिए। अब बात करते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है। ठीक, शिक्षा का अर्थ क्या है? तो इन्होंने कहा है शिक्षा या सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें न केवल सूचना प्रदान करती है वरन हमारे जीवन का बाह्य परिस्थितियों से सामंजस्य बनाती है। टैगोर ने साविद्या या विमुक्तय का समर्थन किया। उनके अनुसार शिक्षा केवल जन्म मरण से मुक्ति नहीं होती वरन वह आर्थिक, मानसिक, सामाजिक दासता से भी मुक्ति होती है। और इसी संदर्भ में टैगोर जी का कथन है कि शिक्षा में आदान और प्रदान दोनों ही निहित हैं। सच्ची शिक्षा संग्रहित ज्ञान के प्रयोग में है। ठीक, तो ये इन्होंने शिक्षा के अर्थ के संबंध में अपने कुछ बातों को रखा। अब उद्देश्य भी इन्होंने कुछ बताया कि भाई शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं। तो हम यहाँ पे पॉइंट्स को पढ़े दे रहे हैं, बाकी अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। ठीक, क्योंकि इनके पॉइंट्स इजी हैं और इनको आप अगर पॉइंट्स याद हैं तो उनके अंतर्गत चीज़ों को आप लिख सकते हैं। ठीक, ऐसा मेरा मानना है कि आप लिख सकते हैं, इतने भी कठिन पॉइंट्स नहीं हैं।
फिर भी अगर आपको पॉइंट्स कठिन लगते हैं तो आप वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको पूरा पढ़ लीजिए। तो पहला है कि टैगोर के अनुसार जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उनमें पहला है शारीरिक विकास, ठीक। या फिर आप व्यक्तित्व का पहला उद्देश्य कौन सा है? शारीरिक विकास, ठीक। तो शारीरिक विकास टैगोर ने अपने एक लेख में छात्रों के अस्वस्थ रहने पर चिंता प्रकट की। टैगोर छात्र जीवन में स्वस्थ शरीर को विशेष महत्व देते हैं, ठीक। नेक्स्ट है बौद्धिक विकास। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है? पहला तो शारीरिक विकास करना, दूसरा बौद्धिक विकास करना। तो टैगोर बालकों के मानसिक विकास को भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानते थे। टैगोर केवल पुस्तकीय ज्ञान के विरोधी थे, इसी कारण वे पुस्तकीय शिक्षा को महत्व नहीं देते थे। और टैगोर ने अपने लेखों में स्वतंत्र चिंतन का वर्णन किया है, वे स्वतंत्र चिंतन के समर्थक थे, ठीक। तो ऐसे ही काफ़ी बातें हैं बौद्धिक विकास के बारे में। नेक्स्ट है जो शिक्षा के उद्देश्य में, तो नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास, ठीक। तो इसमें कथन है वो पढ़े दे रहा हूँ कि भाई श्रेष्ठ शिक्षा की विशेषता यह है कि वह व्यक्ति को अपना दास न बनाकर स्वतंत्र बनाती है। तो कथन आप याद कर सकते हैं किसने कहा था। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास। तो टैगोर शिक्षा का उद्देश्य बालकों में अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास करना मानते हैं। टैगोर संकीर्ण राष्ट्रीयता पर विश्वास नहीं करते थे, इस प्रकार उनको अंतर्राष्ट्रीयवादी कहा जा सकता है, ठीक। और बाकी आप और भी इसके आगे पढ़ेंगे तो उनके द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय सच्चे अर्थों में विश्व भारती है। आज इसमें देश विदेश के छात्र पढ़ने आते हैं। और टैगोर द्वारा जो संस्थापित विश्व भारती अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है, इसमें विश्व संस्कृति का समन्वय मिलता है। अगले उद्देश्य की बात करें तो वो है वातावरण और शिक्षा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की दृष्टि में बालक वातावरण ही दृष्टि में स्वयं वातावरण ही पाठ्य पुस्तकों, विद्यालय, संगठन तथा समस्त क्रियाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। वे यह मानते हैं कि सुंदर वातावरण में बालक के सृजनात्मक जीवन का निर्माण संभव है। शिक्षाप्रद वातावरण में ही नवीन परिस्थितियों के अनुसार बुद्धि के उपयोग का सम्यक अवसर मिलता है, ठीक। तो ये 5 पॉइंट्स हैं शिक्षा के उद्देश्य हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं, ठीक। अब एक पॉइंट्स आता है यहाँ पे, देख लीजिए कि शिक्षा का माध्यम। तो टैगोर ने शिक्षा का माध्यम क्या बताया? मातृभाषा बताया, ठीक। टैगोर शिक्षा को उसके व्यापक अर्थ में स्वीकार करते थे। उसके अनुसार शिक्षा एक कृत्रिम प्रक्रिया नहीं है, यह मनुष्य के जीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता है। शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया भी है, अतः शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए। सजीव मातृभाषा के माध्यम से दी हुई शिक्षा चिरस्थायी बन सकती है। यदि ऐसा न किया जाए तो वह शिक्षा समाज के उच्च स्तरों के लिए सामाजिक शोभा का कारण बन सकती है, परंतु ऐसी शिक्षा सनातन जीवन की धारा नहीं बन सकती। उनके अनुसार उनका एक कथन है कि अंग्रेजी भाषा के घूंघट में छिपी हुई विद्या स्वभाव से ही हमारे मस्तिष्क की सहवर्तिनी होकर नहीं चल सकती। तो अभी इसके पहले भी एक कथन श्रेष्ठ शिक्षा वाला, और ये आप ध्यान में रख सकते हैं कि किसके हैं? टैगोर जी के हैं। अब पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो इन्होंने भाई विषय और क्रियाएं 2 प्रकार से डिवाइड किया है। तो विषय में जैसे इतिहास, भूगोल, प्रकृति अध्ययन, साहित्य तथा भाषा आदि होना चाहिए। वहीं क्रियाओं में संगीत, नृत्य, मौलिक रचना, बागवानी, कृषि कार्य, क्षेत्रीय अध्ययन, वस्तुओं का संग्रह, भ्रमण, प्रयोगशाला कार्य, अभिनय तथा नाटक आदि क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं, ठीक। तो पाठ्यक्रम में इसको आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, बाकी पेपर में आने की उतनी संभावना नहीं रहती है। नेक्स्ट है शिक्षण विधि, ठीक। तो उनका मत था कि सीखने के लिए प्रकृति की गोद अपेक्षित है। उन्होंने शिक्षण विधि कुछ अपनाने पर बल दिया, जैसे निरीक्षण द्वारा सिखाया जाए, क्रिया द्वारा सीखना, भ्रमण द्वारा सीखना, प्रकृति के अनुसरण द्वारा सीखना और वाद विवाद द्वारा। तो ये शिक्षण विधि है, इनके द्वारा बताई गई। इसके बाद शिक्षण छात्र के मध्य संबंध कैसा होना चाहिए, उसके संदर्भ में क्या कहा? तो भाई इन्होंने कहा कि गुरु शिष्य संबंध में टैगोर वैदिक शिक्षा प्रणाली के हिमायती थे, ठीक। दोनों के मध्य आत्मीयता का संबंध जरूरी है। गुरु मित्रवत होकर बालक का मार्गदर्शन करें, शिष्य गुरु की हर आज्ञा का पालन करे। गुरु का व्यवहार शिष्य के प्रति विनम्रता पूर्वक होना चाहिए। तो ये आसानी से आप समझ गए होंगे। इसके बाद अनुशासन व दंड की बात करते हैं तो वे कठोर अनुशासन के पक्षधर नहीं थे, जैसे विवेकानंद जी भी अनुशासन के पक्षधर नहीं थे। अनुशासन का अर्थ स्वाभाविक अनुशासन है। उन्होंने कहा भी कि अनुशासन का आधार बाह्य प्रभाव न होकर स्वेच्छा से होना चाहिए, ठीक। बच्चों को दंड के प्रयोग से नहीं पढ़ाया जा सकता। तो ये तो अनुशासन व दंड के संदर्भ में बात हो गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं परीक्षा के। तो भाई परीक्षा में रटंत विद्या के भाई ये भी घोर विरोधी थे, जैसे
विवेकानंद जी थे। तो परीक्षा वास्तविक रूप से बालक का मूल्यांकन करने के लिए होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद स्त्री व जन सामान्य शिक्षा, तो भाई इन्होंने कहा कि भाई स्त्री और पुरुष दोनों में कोई भेद ना करो और सबको समान रूप से शिक्षा दो। और शिक्षा किस में होनी चाहिए? मातृभाषा में होनी चाहिए। और कैसी होनी चाहिए? अनिवार्य व निःशुल्क होनी चाहिए। बस सिंपल सा है। इसके बाद आपको ये याद रखना है कि विश्व भारती की स्थापना 6 मई 1921 को हुई थी और रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन की स्थापना 1901 में बोलपुर में हुई थी। अब जो विश्व भारती में 10 विभाग कार्यरत थे, तो इनको आप एक बार पढ़ लीजिए, ठीक। तो जैसे विनय भवन हो गया, शाला भवन हो गया, यश भवन, शिक्षा भवन, कला भवन, शिल्प भवन, संगीत भवन और चीन श्री निकेतन भवन, हिंदी भवन, तो ये 10 विभाग थे। ऐसे विशेषता क्या थी विश्व भारती की? तो श्रेष्ठ शिक्षक, प्राकृतिक परिवेश भाई और सांस्कृतिक समन्वय, छात्र न्यायालय, मधुर गुरु शिष्य का संबंध होता था, पृथक छात्रावास था, विशाल पुस्तकालय था, ठीक। और इन्होंने बताया ही है कि भाई शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? मातृभाषा होनी चाहिए। तो इस प्रकार ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। और एक बात आप याद रखिएगा कि गुरुदेव के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जाना जाता है, ठीक। तो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।